नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में अध्याय 6 में जनजातीय आंदोलन में कोंडा डोरा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात उस समय में जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए थे वो सब ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति, उनके अत्याचार, शोषण, बेगार व वन कानूनों के खिलाफ थे। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार के अत्याचार, मुट्ठादारों के शोषण, बेगार आदि से पीड़ित कोंडा डोरा जनजाति ने विद्रोह कर दिया। ये जनजाति विशाखापट्टनम जिले के कृष्णदेवपेटा की पहाड़ियों में रहती थी। इसने 1922 ईस्वी में तपस्वी राजाराम के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांति है वो की थी। अर्थात इसने इस कोंडा डोरा विद्रोह के नेता हैं वो कौन थे? उस समय में राम राजा थे। इसके प्रमुख नेता गौतम डोरा, मल्लू डोरा, अंगीराज, येंग डोरा आदि थे। इन्होंने ब्रिटिश सेनापति स्कॉट एवं हेयरटारसन की हत्या है वो कर दी थी। राम राजा ने कोकनद कांग्रेस अधिवेशन 1923 में अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि यदि कई हजार बंदूकें उन्हें मिल जाए तो वे और उनके साथी सारे हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत समाप्त कर सकते हैं। अर्थात राम राजा ने अपने भाव प्रकट करते हुए कोकनद कांग्रेस अधिवेशन 1923 में बतौर अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि उन्हें अगर बंदूकें मिल जाए तो वे पूरे हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त कर सकते और स्वराज्य स्थापित कर सकते हैं। इस जनजाति ने विद्रोह कर उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के समानांतर सरकार बनाने की योजना बनाई और 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबाया और इसी दौरान गौतम डोरा मारा गया। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए राम राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें कैद करके गोली की सजा है वो गोली मारकर सजा दी गई। जहां ब्रिटिश अधिकारी आधुनिक हथियारों एवं कई स्थानों पर सेना की सहायता से जनजातीय विद्रोह को दबा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जनजातीय लोग अपने परंपरागत तीर, धनुष, भाले, कुल्हाड़ी आदि से हैं वो लड़ रहे थे। इस सशस्त्र संघर्ष में अपने आत्मविश्वास के बल पर विभिन्न जनजातियों ने अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्य के विरुद्ध अदम्य वीरता और साहस है वो दिखाया। अंग्रेजों के बिचौलिए के रूप में कार्य कर रहे व्यापारियों एवं साहूकारों पर भी हमले हुए और अधिकांश विद्रोहों को दबा दिया गया, किंतु इन जनजातीय प्रतिरोध ने यह प्रमाणित कर दिया कि वे शोषण को स्वीकार नहीं करेंगे और ये विद्रोह भले ही सीमित क्षेत्र में हुए हो, किंतु इन्होंने अंग्रेजी सत्ता को इनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने पर वो मजबूर कर दिया। अर्थात भले ही इन आंदोलनों को ब्रिटिश सरकार दबाने में सफल हुई हो, लेकिन इन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को है वो हिला दिया था। सशस्त्र प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप कई भूमि संबंधी सुधार हुए और 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसी
जनजातीय आंदोलन से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। अब देखिए, हम देखते हैं क्रांतिकारी दल और उनकी गतिविधियां। तो देखिए, भारत एवं विदेशों में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, अर्थात उसमें भारतीय लोगों में जागरूकता आ रही थी और वे किसी भी तरीके से भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा करना चाहते थे। इनमें से प्रमुख क्रांतिकारी संगठन में नाम आता है अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, गदर दल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, आजाद हिंद फौज जैसे क्रांतिकारी संगठनों ने विशेष रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र इंग्लैंड में कहाँ पर था भाई? लंदन में, और इसी तरह फ्रांस में पेरिस, और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को। इंग्लैंड में लंदन, फ्रांस में पेरिस और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के साथ साथ पोर्टलैंड, जर्मनी में बर्लिन एवं जापान में टोक्यो इन क्रांतिकारी संगठनों की प्रमुख स्थान माने जाते थे। क्रांतिकारी आंदोलनों ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध हुई सशस्त्र गतिविधियों में क्रांतिकारियों ने भारतीय सेना को भी साथ लेने का प्रयास है वो किया था। और क्रांतिकारी आंदोलनों में अंग्रेजी विरोधी विदेशी ताकतों से भी सहायता ली गई थी, और इसका उदाहरण हम गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज से देख सकते हैं। अब देखिए, गदर दल और आज़ाद हिंद जो फौज है, इससे हम पता कर सकते हैं कि इन्होंने विदेशी सहायताएं प्राप्त की थी। जैसे जर्मनी की सहायता से एवं आज़ाद हिंद फौज ने जापान की सहायता से अंग्रेजी राज्य को भारत से समाप्त करने का प्रयास है वो किया था। तो गदर दल ने वो किससे? जर्मनी से, और आज़ाद हिंद फौज ने वो किससे? जापान से सहायता प्राप्त करते हुए उन्होंने भारत को आज़ाद कराने का प्रयास है वो किया था। इसके बाद अगर हम देखें तो उस समय में हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के और भी क्रांतिकारी हो रहे थे, और वे क्रांतिकारी अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो दे रहे थे। अब देखिए, इन क्रांतिकारियों की अगर हम बात करें तो लंदन में 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किस लिए की थी? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए या क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए इन्होंने 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की थी? ब्रिटेन के लंदन में। इम्पोर्टेंट याद रखना। इस संगठन के माध्यम से लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार निकाला, अर्थात इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कौन सा अखबार निकाला था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार निकाला। वीर सावरकर
विनायक दामोदर सावरकर जो अभिनव भारत के नेता थे, लाला हरदयाल जो गदर दल के नेता थे, एवं मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी इस इंडिया हाउस के सदस्य बने थे और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार में अपने लेख छापते थे। और इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। अब देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इन्हें क्रांतिकारियों का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। पेरिस में एस.आर. राणा, श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा आदि ने बड़ी सक्रियता से काम किया था। तो क्रांतिकारियों का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं अभिनव भारत संगठन का। किसका अध्ययन करते हैं? अभिनव भारत संगठन का। तो देखिए, नासिक में गणपति उत्सव, नासिक कहाँ पर आया हुआ है? महाराष्ट्र में। तो नासिक में गणपति उत्सव मनाने के संबंध में 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना की गई थी। अर्थात नासिक में भगवान गणेश जी का उत्सव मनाने के लिए 1899 में किसकी स्थापना की गई थी? मित्र मेला। 1904 में इसी मित्र मेला से वीर सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का है वो जन्म हुआ था। ध्यान रखना भाई, 1899 में नासिक में गणपति उत्सव मनाने के लिए मित्र मेला संगठन स्थापित किया गया था और 1904 में इसी मित्र मेला से वीर सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का जन्म हुआ था और इसका उद्देश्य भारत को विदेशी सत्ता से स्वतंत्र कराना था। इस संस्था ने तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो चलाई थी या क्रांतिकारी विचार है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल हैं वो हुए थे। इसने सभाओं और पुस्तिकाओं के माध्यम से, अभिनव भारत नामक संगठन ने विभिन्न सभाओं के माध्यम से, विभिन्न पुस्तिकाओं के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया था और ये संस्था नव युवकों को लाठी चलाने, तलवार चलाने, पहाड़ पर चढ़ने, घुड़सवारी करने, दौड़ने आदि की शिक्षा देकर अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करने लगी थी। अर्थात अभिनव भारत संस्था के माध्यम से क्रांतिकारी नौजवान युवाओं को लाठी चलाना सिखाते थे, तलवार चलाना सिखाते थे, पहाड़ पर चढ़ना, घुड़सवारी करना आदि की शिक्षा देकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध इनको वो तैयार करते थे। अब देखिए, महाराष्ट्र के पूना एवं बम्बई के कई कॉलेज एवं स्कूलों में इसकी शाखाएं खोली गई और इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, कर्नाटक में विस्तृत हुई और अभिनव भारत ने विदेशों से पिस्तौल आदि शस्त्र एकत्र किए। लंदन से वीर सावरकर ने शस्त्र भारत भिजवाए और अभिनव भारत की ओर से पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश भेजा गया और इसी बापट ने रूसी पुस्तक बम मैनुअल की प्रति प्राप्त कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी है वो किया था। अभिनव भारत ने बंगाल एवं भारत की अनेक
गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं से संबंध स्थापित किया था। तो इस तरह अभिनव भारत 1904 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी और इसके माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण कर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा था। धन्यवाद।